सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और फिजिक्स की हिस्ट्री के एक बहुत ही खौफनाक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को देखते हैं। एक ऐसा वक्त जब क्लासिकल मैकेनिक्स एक बहुत बड़ी रुकावट या कहें तो एक मजबूत दीवार से टकरा गई थी। क्योंकि अगर हम 19वीं सदी के आखिर के सबसे बेस्ट और सबसे एक्यूरेट मैथ्स की माने तो हर सॉलिड ऑब्जेक्ट में मौजूद हर एक एटम प्रैक्टिकली खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए डूम्ड था। ये एक ऐसा फैक्ट था जो सब कुछ खत्म कर सकता था। तो आइए इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। सेक्शन 1, द एटॉमिक कोलैप्स पैराडॉक्स। इस कथित एटॉमिक कोलैप्स के सबसे मेन सस्पेक्ट पर फोकस करना यहाँ बहुत जरूरी है। अब देखिए, रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल विजुअली तो एकदम परफेक्ट लगता था। बीच में एक डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके आसपास प्लैनेट्स की तरह घूमते हुए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब इस पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की बेहद भरोसेमंद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अप्लाई किया गया तो एक बहुत बड़ी और साफ-साफ दिखने वाली प्रॉब्लम सामने आ गई। लगातार घूमते और एक्सेलरेट होते इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी लूज करनी थी और ऐसा होने पर उनकी ऑर्बिट को सिकुड़ना ही पड़ता। मैथ्स ने बिल्कुल साफ दिखा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिरने और पूरे एटम को खत्म करने में पलक झपकने से भी कम वक्त लगेगा। सिर्फ 10 to the power -8 सेकंड्स, यानी इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एनाटॉमी ऑफ एन एनर्जी वेव। एटम आखिर कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा? इस केस को असल में सॉल्व करने के लिए फिजिसिस्ट को खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखना पड़ा। उस वक्त क्लासिकल फिजिक्स इस एनर्जी को पूरी तरह से एक कंटीन्यूअस या कहें तो बिना टूटी हुई वेव मानती थी। अगर हम इस कंटीन्यूअस वेव के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे ऊंचे पॉइंट्स यानी क्रेस्ट्स या सबसे नीचे के ड्रॉप्स के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कि हर एक सेकंड में किसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये प्रॉपर्टीज मैथमेटिकली एक दूसरे के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप में लॉक्ड हैं, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे एक की वैल्यू ऊपर जाएगी दूसरे को नीचे आना ही पड़ेगा। अब हालांकि ये कंटीन्यूअस मॉडल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था और लाइट के मुड़ने यानी डिफ्रैक्शन जैसी चीजों को परफेक्टली प्रेडिक्ट करता था, लेकिन जब बात आई ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने की तो ये मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया। रियल वर्ल्ड के सामने पुराना मैथ्स काम नहीं कर रहा था। यहाँ से चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। सेक्शन 3, द रेवोल्यूशनरी क्वांटम लीप। इतने बड़े मेस को ठीक करने के लिए फिजिक्स को एक कंप्लीट और पूरी तरह से नए पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत थी। और तभी मैक्स प्लैंक ने कुछ ऐसा प्रपोज किया जो उस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। एक कंटीन्यूअस रैंप पर चलने जैसी स्मूथ स्ट्रीम की तरह बहने के बजाय प्लैंक ने आर्ग्यू किया कि एनर्जी सीढ़ियां चढ़ने की तरह कुछ स्पेसिफिक लेवल्स तक ही लिमिटेड है। प्लैंक ने बताया कि एनर्जी असल में सीढ़ियों का रास्ता चुनती है। ये छोटे-छोटे इनडिविजिबल पैकेट्स में आती है, जिन्हें उन्होंने क्वांटा नाम दिया। ये एक बहुत बड़ा ब्रेकथ्रू था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, सेक्शन 4, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक प्रूफ। शुरू में प्लैंक का ये आइडिया सिर्फ मैथ्स की एक क्लेवर ट्रिक जैसा लग रहा था, पर फिर हेनरिक हर्ट्ज ने एक ऐसा फेनोमेनन ऑब्जर्व किया जिसने रियल वर्ल्ड में फिजिकल रियलिटी को प्रूव कर दिया। पुरानी कंटीन्यूअस वेव थ्योरी इस बात को बिल्कुल नहीं समझा पाई कि इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल प्लेट से सिर्फ तभी क्यों निकलते हैं जब एक स्ट्रिक्ट मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस होती है, और ना ही वो ये समझा पाई कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्यों बढ़ती है, उनकी स्पीड क्यों नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पूरी प्रॉब्लम को ये रियलाइज करके सॉल्व कर दिया कि लाइट असल में फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है। उन्होंने ये डेफिनेटली प्रूव कर दिया कि एक फोटॉन ठीक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। आइए अगले क्लू की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, डिकोडिंग द एटॉमिक फिंगरप्रिंट। एटम के गिरते हुए मॉडल को बचाने के लिए ये देखना जरूरी था कि सीधे एटम से आने वाली लाइट को कैसे डिकोड किया जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन सच में गोल गोल घूमते हुए अंदर की तरफ गिर रहा होता तो उसमें से कलर्स का एक स्मूथ रेनबो निकलना चाहिए था, पर रियल हाइड्रोजन गैस ऐसा बिल्कुल नहीं करती। वो गहरे अंधेरे के बीच में कलर्स की कुछ शार्प लाइंस दिखाती है जो एक बिल्कुल ही यूनिक ऑप्टिकल बारकोड की तरह काम करती है। जब इस बारकोड को एनालाइज किया गया तो पता चला कि इनविजिबल लाइंस को प्रेडिक्ट करने वाले मैथमेटिकल फॉर्मूलाज सिर्फ तभी काम करते हैं जब उनमें वोल्टेजेस डाले जाएं, यानी n1 और n2 की वैल्यूज हमेशा 1, 2, 3 जैसी परफेक्ट नंबर्स में होती हैं, जिसका सीधा सा मतलब था कि इलेक्ट्रॉन्स उन एग्जैक्ट और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के बीच प्रैक्टिकली टेलीपोर्ट कर रहे थे। जनरल रिडबर्ग फॉर्मूला
इस मास्टर इक्वेशन ने सारी एमिशन सीरीज को एक साथ जोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि एनर्जी लेवल्स स्ट्रिक्टली क्वांटाइज्ड हैं। ये एटम के लिए मैथमेटिकल सैल्वेशन था जिसने ये पक्का कर दिया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों ने उस खौफनाक क्लासिकल कोलैप्स को हमेशा के लिए नामुमकिन बना दिया। क्वांटम वर्ल्ड के सफर ने एक डूम्ड यूनिवर्स को स्टेबल रियलिटी में बदल के रख दिया। पर जाते जाते ये एक बहुत ही माइंड बेंडिंग सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारी पूरी दुनिया बनाने वाले ये बेसिक एटम्स अपने वजूद के लिए एक सीक्रेट पैराडॉक्सिकल ड्यूअल नेचर का सहारा लेते हैं, तो इस विशाल ब्रह्मांड में और ऐसी कितनी चीजें हैं जो अपनी कोई दूसरी आइडेंटिटी छुपाए बैठी हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।